नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है। देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है इसमें। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। होली का समय है, तो इस ओकेजन पर ध्रुव राठी एकेडमी पर जो दोनों कोर्सेज हैं उन पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। चैट जीपीटी कोर्स और टाइम मैनेजमेंट कोर्स दोनों के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए। होली 50% ऑफ मिलेगा आपको, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस पूरे घोटाले के भंडार को एक लाइन में समराइज करना हुआ दोस्तों, तो इसे कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। इस चंदा धंधा मॉडल की बात मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में करी है, लेकिन अब हमारे पास इसका सीधे तौर पर सबूत मौजूद है। 2017 की बात है, जब मोदी सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली टुडे अनाउंस्ड द कंटूर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। खास बात ये कि इस स्कीम में सारी चीज करी जाती जनता से छुपाकर। कौन सी कंपनियां किन पार्टियों को कितना पैसा देंगी, इसका कुछ नहीं पता चलना था हमें। जो लोग इस खबर को उस वक्त फॉलो कर रहे थे वो पहले ही समझ गए थे कि यहां एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। आज से 7 साल पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया था और खुलकर बोला था। 22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि 7 साल बाद इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, और ये जो सारे घोटाले इन 7 सालों में हुए अब ये बाहर आ रहे हैं, हमें पता लग पा रहे हैं। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की, क्योंकि एज पर ईसीआई डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकैश करी गई। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है, लेकिन आगे की लिस्ट भी मैं आपको गिना देता हूं। चौथे नंबर पर बीआरएस थी 1,200 करोड़ के साथ, पांचवें पर बीजेडी 700 करोड़ के साथ, छठे पर डीएमके 600 करोड़, उसके बाद वाईएसआर 300 करोड़, टीडीपी 200 करोड़, शिवसेना 150 करोड़, और बाकी जो पार्टीज थी आरजेडी, एएपी, जेडीएस, एसकेएम, एनसीपी, इन सब को 30 से लेकर 70 करोड़ के बीच में चंदा मिला। इस लिस्ट को देखने के बाद कई बीजेपी पॉलिटिशियंस और गोदी इन्फ्लुएंसर्स बहाना मारते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज्यादा एमपीज हैं, इतने सारे एमएलएज हैं, हजारों पार्टी वर्कर्स हैं, तो उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है तो जस्टिफाइड है ना। और अगर हम चंदा कलेक्टेड पर एमपी की रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी की ये रेशियो बाकी पार्टियों से कम निकलती है। इसका मतलब बीजेपी उतनी बुरी नहीं है जितनी और पार्टियां हैं। कोई सेंस है इस बात की? जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्कैम यहां पर है तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। लेकिन अपने आप में सिर्फ चंदा देना या चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है, और जो कंपनीज डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, यह है असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो विजय माल्या या नीरव मोदी ये कहने लगे कि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इसलिए हमने इतने सारे रुपए लूट लिए। पर एम्प्लॉय लूट की कैलकुलेशन करो तो हम इतने बड़े भी चोर नहीं है। और लोगों की ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतने करोड़ों रुपए क्यों कमाए, पैसे कमाना कुछ गलत चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि जनता का पैसा लूट कर क्यों पैसे कमाए। इसी तरीके से दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए
यहाँ एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और जनता का पैसा लूटा। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला था, वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये ANI, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पकड़ना तो छोड़ो, इंडिया टुडे वालों ने तो हेडलाइन भी डाल दी, अमित शाह ब्लास्ट्स ऑपोजिशन। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो। इसलिए बुलाते हैं। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो दोस्तों, एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी, और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था, और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन्स को रिडीम कर सकती थी और जो बैंक में रखा पैसा था उसे एक्सेस कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश नहीं करती, कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकली तो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने सोचा और गहराई से जांच करनी चाहिए इस चीज में, और टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुद खरीदी। ये जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल। ये SBI की पार्लियामेंट ब्रांच पर गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को इन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। दोनों की कीमत 1000 रुपए ईच थी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उस पर जाकर देख सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई और डिटेल लिखी थी कि ये इसे किसने खरीदा है। दिखने में ये दोनों बॉन्ड जो इन्होंने खरीदी थी एग्जैक्टली सेम लग रही थी। कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इन्होंने एक बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि हर बॉन्ड में एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखता है। ये एक बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि इस खुलासे से मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। सरकार अभी तक कहती आ रही थी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा हम उसकी आइडेंटिटी छुपा कर रखेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदी है। जब ये खुलासा किया गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपनली मानना पड़ा कि यहाँ एक सीक्रेट यूनिक नंबर है, लेकिन फिर ये कहने लगे कि हम जानते हैं ये नंबर है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इस नंबर के जरिए किसी भी डोनेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता और पता नहीं लगाया जा सकता कि खरीदने वाला कौन है। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने तो पार्लियामेंट डिबेट में इस पॉइंट को बार बार उठाया। ऑपोजिशन पार्टीज को वो तसल्ली दिलाने लगे कि चिंता मत करो, किसी को नहीं पता लगेगा कि डोनर कौन है, कौन आपको पैसे डोनेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का इतना बड़ा दिल है कि हम ऑपोजिशन का भी ख्याल रखते हैं कानून बनाते हुए। लेकिन गेस व्हाट, ये बात भी झूठी थी मोदी सरकार की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर लोकेश बत्रा ने एक RTI फाइल करी और उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक फाइल मिली। कुछ और भी रिकॉर्ड्स थे जिन्हें रिव्यू किया गया हफ पोस्ट इंडिया के द्वारा। इन सब में SBI ने एक्सप्लेन किया कि इन सीरियल नंबर्स को रिकॉर्ड किए बिना ऑडिट ट्रेल करना पॉसिबल नहीं होगा। बैंक को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्ज करी जा रही है या नहीं? कोई झूठी बॉन्ड बनाकर भी तो बैंक के पास जा सकता है। फिर जनवरी 2018 को ये नोटिफिकेशन आती है जिसके सेक्शन 6(4) में लिखा होता है SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देनी पड़ेगी अगर उन्होंने पूछा तो। अगर SBI के पास कभी वो डिटेल्स थी ही नहीं, अगर एक्चुअली में डोनर डिटेल्स किसी को नहीं पता चलनी थी, तो ये रूल कैसे काम करता? इसका मतलब अगर ED CBI चाहती तो उन्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन सी इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट करी है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ED CBI जैसी एजेंसीज बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों में। इसका मतलब 3 चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी चंदा देती है, कितने अमाउंट का देती है। पब्लिक से सब इंफॉर्मेशन छुपाई गई। दूसरा, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलना था कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा देती है और कितना चंदा देती है। उन्हें बस अपने चंदे के बारे में पता लगता। और तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार को सब कुछ पता लगता, कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है। सारी कंपनीज की जानकारी सरकार के पास हमेशा रहती। मोदी सरकार के लिए ये एक सीक्रेट हथियार बन गया ऑपोजिशन के खिलाफ, और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को इसके बारे में कुछ नहीं पता था अनटिल रिसेंटली। 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया तो उसके पीछे एक पेटिशन रिस्पॉन्सिबल थी। एक पेटिशन जिसे फाइल किया था CPIM पॉलिटिकल पार्टी ने और कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR नाम के NGOs ने। एडवोकेट प्रशांत भूषण इनके बिहाफ पर आर्ग्यू कर रहे थे इस स्कीम के खिलाफ। तो ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस और लोग जिनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से ये घोटाला सामने आ पाया।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कही इस स्कीम को लेकर, लेकिन दो चीजें बड़ी खास थी। पहला तो ये कि जनता को हक है ये पता करने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया जाता है और कौन कौन वो चंदा देता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार के खिलाफ थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जताया इस चंदा धंधा मॉडल को लेकर। कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस करी जा सकती हैं प्योरली एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कंपनियां चंदा डोनेट कर रही हैं कुछ रिटर्न में बेनिफिट पाने के लिए। इसी सब के बेसिस पर कोर्ट ने एसबीआई को डेटा रिलीज करने को कहा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और शुरुआत में एसबीआई ने बहुत बहाने मारे कि नहीं, हमें तो 3 महीने का समय लगेगा, हम इलेक्शन के बाद ही ये कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब दोबारा से ऑर्डर दिया तो डेटा 2 दिन के अंदर रिलीज हो गया और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश किया गया। ये डेटा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ, ये 2 अलग अलग लिस्ट में बटा हुआ है। पहली लिस्ट बताती है कि किन किन कंपनीज ने और किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी, कितने रुपयों की। और दूसरी लिस्ट बताती है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने अमाउंट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया था। लेकिन एसबीआई ने बड़ी चालाकी से जो सीक्रेट नंबर्स थे वो नहीं रिवील किए। इनके बिना दोनों लिस्ट को एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर से जनता से चीजें छुपाने की कोशिश करी गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांट लगाई कि इस तरीके से सेलेक्टिव होकर डेटा नहीं पब्लिश कर सकते। फिर इन्हें कहा गया कि 21 मार्च तक सारा डेटा पब्लिश करना है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, उन सबको अपने अपने डोनर्स की लिस्ट तो पता थी। उन्हें पता था कि उन्हें जो डोनेशन मिली है वो किसने करी है। तो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो खुद ही से ही अपनी लिस्ट पब्लिक के सामने रख दी कि हम अपना डेटा पब्लिकली रिवील करते हैं, एसबीआई करे ना करे। ये पार्टीज हैं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, डीएमके, एडीएमके, जेकेएनसी, गोवा की एक पार्टी एमजीपी और एसडीएफ सिक्किम की। इनके भी ऊपर मैं कहूंगा 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कभी एक्सेप्ट करी ही नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। यह है सीपीआई, सीपीआईएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएमएल। इन पार्टीज को किसी और मुद्दे पर जरूर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर इनका जो स्टैंड है वो तारीफ के लायक है। और बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट किया, उनके लीडर्स का यही कहना है कि हमने इन्हें इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने सोचा ये स्कीम आई है तो इसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे डोनर्स को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ चंदा लेने का मतलब ये तो है नहीं कि ये स्कैम है। आप कहेंगे पर इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दाम दे सकता है। तो थ्योरी तो आपने बहुत समझ ली दोस्तों, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? ऑब्वियसली एक घोटाला है। हरियाणा में एक कहानी सुनाई जाती है ज्ञानी चोर की, जो अमीरों से पैसे लूटता है और गरीबों में बांटता है, रॉबिन हुड की कहानी की तरह। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटालों का भंडार है, यहाँ पर गरीब लोगों से, आम जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं और अमीरों को दिए जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है, 3 ठोस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है टैक्स इवेजन, जो कंपनियां टैक्स पे नहीं करती ढंग से। टैक्स ना पे करने का मतलब है कि हमारे जनता के बक्से में पैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब सरकारी एम्प्लॉयज को अपनी सैलरीज टाइम पर नहीं मिलेंगी, सरकारी जॉब्स में रिक्रूटमेंट नहीं होगी, स्कूल हॉस्पिटल्स की कंडीशंस इंप्रूव नहीं करी जा सकेंगी, क्योंकि जनता का पैसा जो जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था वहां पर कमी हो रही है। अब ऐसे केस में अगर कोई कंपनी अपने टैक्सेस पे नहीं कर रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए? उस पर रेड करी जाए। लेकिन रेड करने की जगह सोचकर देखो, एक सौदेबाजी कर ली गई कि तुम हमारी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दो और जो तुमने जनता का पैसा चुराया है वो जाए भाड़ में, कोई बात नहीं उसकी। जो घोटाला तुम कर रहे हो हम तुम्हें करते रहने देंगे और अपनी ईडी को चुप करा लेंगे।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में टॉप 5 डोनर कंपनियों को देखिए। इन 5 में से 3 कंपनीज हैं फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और एक माइनिंग जायंट वेदांता। इन सब कंपनियों पे ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनफैक्ट द क्विंट ने टॉप 30 डोनर्स को एनालाइज किया और पता चला कि टॉप 30 में से 14 कंपनियों पर रेड पड़ी थी एजेंसीज की। अब एक तो ये चीज हो सकती है कि कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था, कंपनी ईमानदार थी, लेकिन ऐसे केस में सरकार ने कहा कि तुम ईमानदार हो तो क्या हुआ, हमें तो तुम्हारा पैसा चाहिए, इसलिए चुपचाप हफ्ता निकालो। बेसिकली सरकार ने यहां पर एक्सटॉर्शन करी। यही कारण कि कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को वसूली भाई बुलाया। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि कंपनी ने एक्चुअली में यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करी हो, घोटाला किया हो, लेकिन सरकार ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, यानी जनता के पैसे को चुरा रहे हो, कोई बात नहीं, चुरा लो, बस हमारी पार्टी को चंदा दे दो। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि ये चंदा धंधा का मॉडल चल रहा है, चलते रहने दो, हमारे को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि देखो, सरकार का पैसा जनता का पैसा है, रूल्स बनाए गए हैं कि सरकार को किस तरीके से उस पैसे को स्पेंड करना है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स का रूल 21 कहता है जनता के पैसे खर्च करते हुए किसी भी अफसर को उतना ही चौकन्ना होना चाहिए जितना कि ठीक ठाक बुद्धि वाला एक आम इंसान अपना पैसा खर्च करते वक्त चौकन्ना होता है। सरकार किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी मन मर्जी से किसी भी कंपनी को नहीं दे सकती। टेंडर नोटिस इशू करते वक्त अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है कंपनी का, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, उस कंपनी में टेक्निकल कैपेबिलिटी है इस पुल को बनाने की या नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कैसी है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये सारी चीजें देखकर एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि कौन अच्छी क्वालिटी का काम करके देगा और कौन सही दाम में इस काम को करके देगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये ओवरचार्ज कर रहे हैं और जनता के टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है। अब सबको याद होगा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे उसके अंदर। उस सुरंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, पता है किस कंपनी को दिया गया था? नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को। और इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और किस्सा सुनाता हूं। दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था रंजीत बिल्डकॉन नाम की कंपनी के द्वारा। यह तीसरा इंसिडेंट था सेम कंपनी को इन्वॉल्व करते हुए। इंक्वायरी हुई तो पता चला इस कंपनी ने कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन पता है इसी कंपनी को गुजरात की कई सिविक बॉडीज में ढेर सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए गए। वडोदरा, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद का गांधीनगर का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी इसे दिया गया। यह हुआ धंधा। और चंदा कहां है यहाँ पर? लिस्ट के अनुसार जनवरी और जुलाई 2023 के बीच में इस कंपनी ने 9 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और एग्जांपल सुनो। पुणे बेस्ड कंपनी बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच में इसने 118 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। और इससे करीब एक साल पहले जून 2022 में इस कंपनी पर एक FIR हुई थी फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि इस कंपनी की हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एलिवेटर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर टावर क्रेन से 4 लोग गिरकर नीचे मर गए थे। आप देख सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, इन्हें बस अपने चंदे की पड़ी है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। इस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को देखिए, इसने 2019 और 23 के बीच में 966 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। इतना सारा चंदा, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों डोनेट करना चाहेगी? 3 कंपनीज इससे और एसोसिएटेड थी, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, SCPC पावर और एवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड। अगर इन सब की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इकट्ठा करोगे तो ये 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है। क्या मिला इसे रिटर्न में? जून 2019 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कलेश्वरम मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था। अब फरवरी 2024 में CAG ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट की पहले की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 81,000 करोड़ रुपीस, लेकिन अब ये 1.47 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा एक्सीड कर रही थी। CAG ने अपनी एक और रिपोर्ट में बताया कि मेगा इंजीनियरिंग को 5180 करोड़ रुपए एक्सेस पे किए गए थे 4 पैकेजेस के लिए। इसमें पंप्स, मोटर्स की और इक्विपमेंट की सप्लाई और कमीशनिंग इन्वॉल्व थी। CAG ने यह भी बताया कि मेगा इंजीनियरिंग के अलावा और भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे जैसे कि L&T और नवयुग इंजीनियरिंग, और अगर इन सबको कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को एटलीस्ट 7,500 करोड़ रुपीस के एक्सटेंडेड अनड्यू बेनिफिट्स मिले थे।
रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि प्रोजेक्ट्स को देने की सरकार को कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी थी। 25,000 करोड़ के 17 अलग अलग काम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से पहले ही अवार्ड कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, इसी प्रोजेक्ट को लेकर अक्टूबर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेड फ्लैग्स भी रेज किए थे। एनजीटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था वो इलीगल था। अब क्योंकि ये चीज हो रही थी तेलंगाना में, वहां पे बीआरएस पार्टी है पावर में, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा कि ये बाहुबली प्रोजेक्ट एक करप्शन का सेसपूल बन गया है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट सुनो आगे। ये जोजिला टनल थी। यहां बीजेपी के नितिन गडकरी जोजिला सुरंग की बात कर रहे हैं जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया। अलग अलग कंपनियों ने इसके लिए बिड किया था, लेकिन अगस्त 2020 में एक छोटी सी हैदराबाद की कंपनी को ये 4,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कौन सी कंपनी? मेघा इंजीनियरिंग। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। एक और प्रोजेक्ट को देखो, थाने बोरीवाली ट्विन टनल। मुंबई की MMRDA ने टेंडर फ्लोट किया 2 पैकेजेस का इस सुरंग को बनाने के लिए। अप्रैल 2023 में मेघा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी और इसके अगले ही महीने मई 2023 में मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये वही कंपनी है जिस पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से हमें लिस्ट में दिखता है 2019 से लेकर 24 के बीच में कितनी करोड़ों रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीदी। और इसी टाइम पीरियड में एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स इसे अवार्ड किए गए, ना सिर्फ तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बल्कि मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। जून 2023 में तो इस कंपनी को इस आर्टिकल के अनुसार एक डिफेंस मिनिस्ट्री का 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी दे दिया गया। ये सब दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा एक ये बड़ा ही अजीब केस है फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी का, जो कि एक लॉटरी कंपनी है। जब इस कंपनी पर रेड करी जा रही थी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोटोज ट्वीट कर रही थी जहां पर ये लॉटरी किंग के बेटे से मिल रही थी। इसके अलावा कुछ केसेस हैं बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज के, जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के चंदा दिया पार्टियों को। तो ये एक ऐसा केस जिसको सुनकर बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं इस पार्टी को। फिर है केसेस माइनिंग जाइंट्स के, वेदांता, EMIL, GHCL, MSPL, कैसे इन पे आरोप लगा है एनवायरमेंटल रूल्स को बेंड करने का। एक केस है क्विक सप्लाई चेन का, जिसके सेम डायरेक्टर्स हैं जो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी के हैं। लिस्ट देखकर पता चलता है इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से ज्यादा की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। जितना प्रॉफिट ये कंपनी नहीं कमा रही थी उससे ज्यादा ये चंदा दे रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो इन सारे केसेस की बात एक अगले एपिसोड में करते हैं। अगर आप चाहते हो इन घोटालों की और डिटेल्स में जाकर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, होली का समय है तो आप सबको हैप्पी होली। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर होली पर ध्रुव राठी एकेडमी पर जो मेरे दोनों कोर्सेज हैं, ChatGPT कोर्स और टाइम मैनेजमेंट कोर्स, इन दोनों पर 50% ऑफ। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए HOLY50, HOLI 50। आप में से जो लोग अभी तक इन कोर्सेज को नहीं खरीद पाए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका, ये ऑफर चलेगा 31 मार्च तक सिर्फ, तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। दोनों ही कोर्सेज बड़े ही यूजफुल हैं। ChatGPT वाला कोर्स हिंदी में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वाला सिर्फ इंग्लिश में है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इन QR कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं। और ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत आज की दुनिया में अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।